महाराष्ट्र से देखिए 6 सांसद बनेंगे मंत्री। ये अहम खबर आपको बता दें, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से भी मंत्री बनेंगी। इसके अलावा आरपीआई के रामदास आठवले को एक बार फिर मौका मिला है। पुणे के मुरलीधर माहौल भी मंत्री बनेंगे। तो महाराष्ट्र से ये नाम सामने आ चुके हैं। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का ये बड़ा बयान आया है। मुझे राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं। अब जिस तरीके से ये बात प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कही जा रही है, हालांकि महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेशन को लेकर ही बड़ी खबर का अपडेट हमने आपको दिया था, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र से 6 सांसद मंत्री बनेंगे। फिलहाल प्रफुल्ल पटेल की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है, सुनिए। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। तो देखिए, प्रफुल्ल पटेल का यह बयान अपने आप में बड़ा है। वो कह रहे हैं मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, राज्य मंत्री ऑफर किया जा रहा था, इसलिए मैंने ये पद नहीं लिया। उदय माहुरकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदय जी, कैसे आप देखेंगे इसे? क्योंकि सुनील तटकरे, जो कि अजीत पवार की एनसीपी से चुनकर आए एकमात्र लोकसभा के सांसद हैं, पहले यह खबर आती है कि दोनों में आपस में एक रिफ्ट है। प्रफुल्ल पटेल भी चाहते हैं मंत्री बनना, सुनील तटकरे भी चाहते हैं। अब प्रफुल्ल पटेल का यह बयान कैसे देखते हैं? देखिए, ये मिलीजुली सरकार है, थोड़ा बहुत तो ऐसा एक कंट्रोवर्सी रहेगी। हाँ। क्योंकि मिलीजुली सरकार है और लेकिन ये पहली कंट्रोवर्सी सामने आई। प्रफुल्ल भाई की बात सही है कि उनको पहले वो कैबिनेट मंत्री थे, अब वो राज्य मंत्री कैसे बने। हाँ। लेकिन इससे ज़्यादा मैं एक दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर। जो बिहार की बात की, हमारे सहयोगी जी ने बड़े अच्छी तरह रखी पूरी बात को। लेकिन देखिए, दो चीज़ों का बड़ा असर हुआ इस चुनाव के अंदर। सब चीज़ को अपन भूल जाएं, है ना, मतलब इंटरनल बिकरिंग्स जो है, संविधान को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, सब बात सही है। लेकिन दो चीज़ों का बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को। एक तो जो वॉशिंग मशीन का चार्ज लगाया कांग्रेस ने और विरोधी दलों ने कि जो टेंटेड नेता है उनको आप लेते हो और बाद में केस बंद कर देते हो, एक। और दूसरा, जो जरूरत से ज़्यादा एजेंसियों का उपयोग, जरूरत से ज्यादा ईडी और सीबीआई का, तो वो उसका भी एक जो प्रचार किया अपोजिशन ने, उसकी भी एक प्रतिबिंब, मुझे उसका भी प्रतिबिंब दिखता है रिजल्ट्स के अंदर। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है कि जो एक बीजेपी आरएसएस का एक जो मेन जो वो है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, राइट, तो आइडियोलॉजिकल इससे डेंट लगा, ऐसा मुझे लगा इस प्रचार से। लेकिन पंकज जी, अब स्टेट डैमेज के तौर पर अगर फहरिस्त में यूपी का नाम आता है तो उसमें क्या महाराष्ट्र का नाम भी नहीं आता? और महाराष्ट्र को लेकर की जाने वाली समीक्षा से पहले यहाँ ये तालमेल बिठाने में ही क्या चैलेंज नजर आ रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं और जैसा कहा जा रहा था कि मिलीजुली सरकार में वाकई में परिवार में भी झंझट होता है, लेकिन जब झंझट सड़क पे आ जाए और अगर देवेंद्र फडणवीस, जैसा कह रहे थे उदय जी कि देवेंद्र फडणवीस भी तो कभी सीएम थे, आज वो डिप्टी सीएम बन गए, तो इतनी हठधर्मिता प्रफुल्ल पटेल के पास ही क्यों? प्रफुल्ल पटेल वाकई में कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में नहीं बने। प्रॉब्लम क्या हो गया कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता में एंट्री की, पिछले दरवाजे से दो अलग अलग विचारधारा के लोगों को जोड़ करके, पार्टियों को जोड़ करके, और ये मानते हुए कि राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे की हो, कहीं भी हम देखते हैं समाजवादी पार्टी के, देखिए चाचा भतीजा में झगड़ा था, राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव के पास गई, वहां भी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे के पास गई, शरद पवार की विरासत। और इसी मुद्दे पर, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी में क्या चल रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक घटक है। जब लोकसभा की चुनाव हुए, वो चुनाव होने के बाद 2-3 दफा एनडीए की मीटिंग हुई। शुरू में जो मीटिंग हुई उसमें मैं आ नहीं सका, मैं बम्बई में था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था। और फिर नेक्स्ट टाइम भी
सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफ़ा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था, उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन रामकृपाल सर, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले चुनाव से पहले किस तरीके से अब कदम उठाए जाएंगे, और ये मीटिंग्स का दौर तो अभी से यहाँ शुरू भी हो चुका है। देखिए, मैं अभी हालांकि इनकी पूरी बात सुन नहीं पाया, इसके आगे क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए कोई बहुत मुझे समझ में नहीं आया। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी ये कहा कि मैं ये जो उन्होंने कारण बताए हैं, लेकिन कहा सब ठीक है। तो जैसा उदय जी ने कहा, देखिए इतनी बड़ी चीज़ होती है, कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है। याद कीजिए आप 2014 का, जब मोदी जी शपथ जिस दिन हो रही थी, वसुंधरा जी आई और नाराज होकर के राजस्थान भवन में चली गई थी। मतलब वो कुछ न कुछ ये होता रहता है। तो मैं अब भी कोई बहुत ज़्यादा इसका नतीजा नहीं देख पाता। हाँ, महाराष्ट्र में आने वाला चुनाव जैसा है कि बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है तमाम तरह का, तो ये है। लेकिन अभी इसका, जैसे मैं यही आपके स्टूडियो में ये बयान सुन करके बहुत ज़्यादा इसका मैं कोई आने वाली टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसके नतीजे क्या होंगे क्या नहीं। मुझे लगता है कि इसको अभी बहुत ये तूल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं उदय जी, और 23 साल का जो उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, सरकार चलाने का अनुभव रहा है, पहली बार ऐसा होगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया वो नहीं होंगे, बल्कि इस बार दो पार्टियां, खास करके जेडीयू और टीडीपी, उनका सहारा बहुत जरूरी हो गया है सरकार को आगे चलाने के लिए। ऐसे में आप ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, और एक गठबंधन की सरकार के मुखिया के तौर पर आने वाले जो 5 साल हैं नरेंद्र मोदी के, उसका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही चतुर राजनेता है। उनको मिलीजुली सरकारों के साथ काम करने का मौका पहले मिला है इनडायरेक्टली। जो वो 90s में 95 में यहाँ पे आए, उस टाइम पे भजनलाल और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी हरियाणा में, उसमें काफ़ी वो एक्टिव थे उस मिनिस्ट्री को चलवाने के अंदर। दूसरा कि मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे जो एक कोalition का पूरा एक दौर था, उस टाइम पे वो ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एज सेक्रेटरी एंड देन एज जनरल सेक्रेटरी, वो मुलायम सिंह और ऐसे बड़े बड़े नेताओं से भी वो वाटाघाटे करते थे बिहाइंड द स्क्रीन। आप समझे कि नहीं? दूसरा कि जो लचीलापन नरेंद्र मोदी में है वो बहुत कम लोगों में है। ही कैन एडजस्ट टू द सिचुएशन, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, एक बात जरूर है, जैसे कि यूसीसी का मुद्दा है, जो ऐसे मुद्दे हैं जो एक तरीके से मुस्लिम पूरे इशू को प्रभावित करते हैं, उस पर वो कितना कर पाएंगे वो एक शंका है। लेकिन मैं मानता हूं कि यूसीसी के ऊपर भी वो एक तरीके से नीतीश कुमार जी, क्योंकि यूसीसी का मूल मुद्दा तो सेक्युलर है, बिल्कुल सूडो सेक्युलर बोलते हैं कि ये हिंदुत्व का मुद्दा है, मूल तो वो सेक्युलर मुद्दा है। अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो मान लेते उसको, आज आप समझे कि नहीं? तो गांधी जी मान लेते।
तो यूसीसी पे प्रयत्न करेंगे समझाने का। अगर नहीं समझते हैं सहयोगी तो उसको बाजू में रख देंगे। हालांकि अब लेकिन जो सहयोगी गुड दलों के गवर्नेंस भी- का उनका रिकॉर्ड है जी, जो इस दायरे के बाहर का जो काम है उसमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि वो जिस तरीके से काम करते हैं माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर, जिस तरीके से फैसले भी लेते हैं। उदाहरण दिया, एक मीटिंग ली हाँ, है ना, पहले से वो कह रहे हैं कि पहले 3 महीने में बड़े बड़े निर्णय मैं लूंगा। Exactly. मैं बिल्कुल अपेक्षा रखता हूँ कि बड़े निर्णय लेंगे वो। हालांकि इस बारे में स्टूडियो में चर्चा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सहयोगी दलों के बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग स्टैंड है। ऐसे में सरकार का विजन और जिस तरीके से इन मुद्दों पर है, आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन इस वक्त की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी जहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले श्रमिकों को भी शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए जिस तरीके से बुलाया गया है। TV9 ने उन श्रमिकों से भी बातचीत की है, सुनिए उनकी बात। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बनाया है, उन श्रमिकों के साथ, उन श्रमवीरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें ये लोग शामिल होंगे और उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। कितनी खुशी है आप लोगों को आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कभी सोचा था कि देखने को मिलेगा? कभी नहीं, जीवन में भगवान जना मौका दे दिया। हाँ, बार सर खुद सोचना दिया कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर, मोदी जी बहुत सुंदर। क्या काम करते हैं आप वहाँ पे? LNT में काम करते हैं सर। जी सर। आप लोग श्रमवीर हैं वहाँ के? जी सर। और आप पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, तो क्या बताया गया आप लोगों को कि क्या बुलाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा? यही सब क्या कहते हैं कि आज मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से मुलाकात होगी और हम लोगों को सम्मान दिया जाएगा। जो सम्मान कभी नहीं पाया था वो सम्मान पाके हम लोग धन हो जाएंगे। राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे आप? हाँ जी सर। अच्छा, क्या तैयारी की है, क्या सोचा है आप लोगों ने? यही सोचा है कि हम लोग को मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोग मिल सकते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से, और ये मतलब ऐसे बहुत स्वभाव की बात है कि हम लोग